हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट का भी गठन हो चुका है और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग और कैबिनेट मंत्रालय की शपथ भी दिलवाई जा चुकी है। लेकिन एक बड़ी चुनौती फिर से बीजेपी हाईकमान और नायब सिंह सैनी के सामने आकर खड़ी हो गई है कि आखिरकार विधानसभा का स्पीकर किसे बनाया जाए। विधानसभा स्पीकर को लेकर के तमाम राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और राजनेताओं के बयान इस कदर सामने आ रहे हैं कि जिन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया उनके चेहरों पर अब मोहर लगा दी जाए। जी हाँ, इस सूची में सबसे आगे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं मूलचंद शर्मा, जो कि बल्लभगढ़ से विधायक बने हैं। उनके अलावा जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा और रामकुमार गौतम। और बड़ी बात यह है ये तीनों ही चेहरे ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगातार यहाँ पर लगाते रहे हैं राजनेता कि ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है, ऐसे में विधानसभा स्पीकर की नियुक्ति के लिए ब्राह्मण चेहरे पर अब बीजेपी दांव खेलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन पूरा घटनाक्रम समझाएंगे उससे पहले आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी की सरकार में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज विधायक को बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए झज्जर जिले की बेरी विधानसभा सीट से दिग्गज विधायक बने रघुवीर सिंह काद्यान को यहाँ पर शपथ दिलवाई जाएगी। आगामी 25 अक्टूबर को यहाँ प्रदेश के राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवाएंगे। विधानसभा में रघुवीर सिंह काद्यान प्रोटेम स्पीकर की भूमिका को निभाते हुए तमाम विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से जो सियासी सरगर्मियां यहाँ पर चल रही हैं कि सबसे दिग्गज जो सदस्य के रूप में रघुवीर सिंह काद्यान तो वहां पर मौजूद है, लेकिन भाजपा यहाँ पर किसे अपना ताज पहनाएगी, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर किसका यहाँ पर सेहरा सजाया जाएगा। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम ने जिस तरीके से अपने बयान दिए हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि नायब सिंह सैनी की सरकार में सफेदों विधायक बड़ी जिम्मेदारी की यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जींद जिले की सफेदों विधानसभा सीट से रामकुमार गौतम ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि नायब सिंह सैनी जब हरियाणा में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करें तो उस दौरान मैं उनकी कैबिनेट में शामिल हूं। और ऐसे में आने वाले वक्त में फिर से एक बार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या रामकुमार गौतम को बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में रामकुमार गौतम ने बेहद दिलचस्प विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उस दौरान 10 महीने की नई नवेली पार्टी जननायक जनता पार्टी की टिकट पर रामकुमार गौतम ने हिसार जिले की नारनौंद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। नारनौंद विधानसभा सीट से उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट कैप्टन अभिमन्यु को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी और ऐसे में दूसरी बार हरियाणा विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ मंत्रालयों को लेकर के मची सियासी गहमागहमी के बीच यहाँ पूरे 5 साल तक रामकुमार गौतम न तो हरियाणा सरकार में कैबिनेट में शामिल हो पाए और न ही दुष्यंत चौटाला के साथ उनके रिश्ते मधुर हो पाए। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम ने 4.5 साल का वक्त जो दुष्यंत चौटाला के साथ साझा सरकार में निकाला, उस साझा सरकार के दौरान ये दोनों राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। अंतिम चरण में तो एक दूसरे के बीच यहाँ पर सियासी बयानबाजी इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आई कि विधानसभा में ही खड़े होकर एक दूसरे को इस्तीफा देने की मांग करते हुए नजर आए। यानी कि साफ तौर पर रामकुमार गौतम ने तो यहाँ पर 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बाजी मार ली है, लेकिन दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी का बुरा हश्र हो गया। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ जेजेपी का एक भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाया, लिहाजा सिरे से खारिज होते हुए यहाँ पर जननायक जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में नजर आई। लेकिन चर्चाएं ये भी तेज है अब कि
जिस तरीके से चौटाला परिवार सियासी हाशिए पर पहुंचा है, अभय चौटाला की गठबंधन यहाँ पर गुट के लिए यानी कि इनेलो पार्टी के लिए कुछ राहत की बात यह है कि इनेलो के 2 विधायक जीत गए हैं, यानी कि एक और एक मिलकर के 11 हो गए हैं, जो कि इससे पहले सिर्फ 5 साल तक यहाँ पर अभय सिंह चौटाला ही इनेलो के एकमात्र विधायक होते थे हरियाणा विधानसभा में, और उन्होंने यहाँ पर एलनाबाद विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। लिहाजा 2024 के विधानसभा चुनाव में एलनाबाद विधानसभा सीट से अभय चौटाला को तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके बेटे अर्जुन चौटाला और उनके यहाँ पर चचेरे भाई आदित्य चौटाला ने 2 सीटों पर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं इनेलो का यहाँ पर जो सियासी दबदबा है सिरसा जिले में उसको कायम रखा है, क्योंकि डबवाली और रानिया दोनों ही सीटों पर इनेलो ने 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। ऐसे में दादा गौतम दुष्यंत चौटाला का बड़ा नुकसान करते हुए नजर आए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को यह उम्मीद थी कि यदि रामकुमार गौतम जननायक जनता पार्टी में शामिल रहते हैं तो बड़ी जीत एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला कर सकते हैं, और ऐसे में जीत दर्ज करने के सपने देख रहे यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के लिए नौबत ये तक आ गई कि भिवानी जिले की बाढ़ा विधानसभा सीट, जो आजकल दादरी का हिस्सा होती है, दादरी जिले के अंतर्गत आती है, बाढ़ा विधानसभा सीट से उन्होंने अपनी मां नैना चौटाला को, जो कि सिटिंग एमएलए थी, चुनावी मैदान में नहीं उतारा। यानी कि जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को यह एहसास था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को इस बार बड़ा झटका लगने वाला है, और वही हुआ। हरियाणा में यहाँ पर अब विपक्ष में बैठने के अलावा दुष्यंत चौटाला के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। इस नाराजगी को देखते हुए आने वाले वक्त में यहाँ पर नायब सिंह सैनी के लिए भी ये 5 साल का कार्यकाल जो है ये चुनौतियों भरा रहेगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी के सामने भी रामकुमार गौतम मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पहले ही नायब सिंह सैनी से 2 दिग्गज नेता यहाँ पर नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसमें अनिल विज का नाम शामिल है तो राव इंद्रजीत सिंह का नाम शामिल है, क्योंकि इन दोनों दिग्गज नेताओं को ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और राव इंद्रजीत सिंह ने नायब सिंह सैनी का नाम लेकर तो किसी तरीके का कोई कटाक्ष नहीं किया, लेकिन अनिल विज नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से वॉकआउट करते हुए नजर आए थे, उससे साफ प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो सियासी समीकरण है ये बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं, यदि दादा गौतम की तरह अन्य यहाँ पर विधायक भी बगावती रुख अपनाते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि आगे की रणनीतियां किस तरीके से तैयार की जाती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल की कार्यकाल को यहाँ पर तमाम विधायकों की नाराजगी असंतुष्टि के चलते पूरा कर पाती है, क्योंकि नायब सिंह सैनी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम वो कदम उठाएगी जो उनके जन कल्याण में यहाँ पर एक मजबूत विकल्प साबित होंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।